नमस्कार। विलासा कोचिंग क्लासेस में मैं पुष्कर कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं का विषय भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भौतिक विषय जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जिसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसके पीछे जो है लॉजिकल चीज़ें होती है, जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटती है, जैसे बिजली का बंद होना, चालू होना, बादलों का गरजना, मौसम का बदलना, धूप का खिलना, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत डिपेंड करता है। तो हमारे आसपास जितने सारे जो टेक्नोलॉजी जो है जो यूजेस हो जा रही है, ये सब भौतिक नियम पर ही आधारित है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आपको बहुत ही आसानी से ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या होगा समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, पहला इकाई स्थिर वैद्युतिकी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी। अब आप बुक खोल के देखेंगे कि सर वहां पर तो स्थिर वैद्युत लिखा गया है। देखो बुक में देखेंगे आप तो वहां पर लिखा गया है स्थिर वैद्युत। मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर स्थिर वैद्युतिकी, तो भाई ये कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, वैद्युत को क्या कर दिया गया है, वो वैद्युतिकी लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वैद्युत को क्या लिख दिया है, वैद्युतिकी लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये स्थिर वैद्युतिकी है, अर्थात हम इसके अंतर्गत हम वैद्युत अर्थात होता है विद्युत। ठीक है, बहुत लोग को बोलेंगे वैद्युत क्या है तो समझ में नहीं आएगा कि वैद्युत क्या है, और विद्युत बोलेंगे तो भी बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसको नॉर्मल शब्दों में बोल दे बिजली, अरे तो बिजली तो सबको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल शब्दों में बिजली होता क्या है। जो लाइट जलता है बुगाता है वही बिजली है। तो ये एक शब्द है बिजली। ठीक है, तो वैद्युत जो है यही है। वैद्युत को ही क्या कहते हैं, नॉर्मल शब्दों में क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बिजली बोल देते हैं। तो ये वैद्युत के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां पर जो अध्ययन करेंगे वो रहेगा हमारा स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर है? क्या रहेगा, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, मतलब यहां पर स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन उठ के आता है कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं या स्थिर वैद्युत क्या है। तो आप बता सकते हो कि भौतिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, अर्थात परिभाषा भी हम उसी से निकालेंगे कि भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, किसका अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का। ठीक है, जब हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे तब उसे बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। और जब हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे तब उसे बोलेंगे, ठीक है, गतिमान वैद्युतिकी बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं धारा वैद्युतिकी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत पढ़ रहे हैं। यहां पर जो पूरा आवेश जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। भाई स्थिर मतलब एक ही स्थान पर रहेगा, वो चलेगा नहीं, वो हिलेगा डोलेगा नहीं, वो एक ही स्थान पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। क्लियर है? तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, आवेश पढ़ेंगे। उसमें आवेश जो है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, नियतांक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो परिभाषा सिंपल बता सकते हो, रटना वटना है नहीं, आपको समझना है और खुद से बनाना सीखना है। तो स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा जब भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत हमको दो पार्ट पढ़नी है। कितना पार्ट पढ़नी है, दो पार्ट। देखो यहां पर लिखा गया है, पहला पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके अंतर्गत बहुत सारे चीजों में हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। दूसरा हमारा जो अध्याय रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव एवं धारिता, कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वैद्युत विभव कितना होता है, उसकी धारिता क्या होती है, ये हम दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब ये दोनों जो चैप्टर है, अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र और अध्याय 2 वैद्युत विभव एवं धारिता, ये दोनों जो है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला अध्याय हमारा वैद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं वैद्युत आवेश। क्या देखते हैं, वैद्युत आवेश। ध्यान से देखिएगा, हर एक टॉपिक को समझना है, हर एक टॉपिक इजी है एकदम, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। और देखते हैं वैद्युत आवेश। अब देखो सबसे पहले नाम को देखो, क्या बोल रहा है ये,
वैद्युत आवेश। वैद्युत मतलब मैंने अभी बताया वैद्युत, वैद्युत मतलब बिजली, ठीक है, और ये आवेश। तो आवेश रहेगा तभी आपके पास क्या होगा, वैद्युत उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, बिजली उत्पन्न होगा, ठीक है। ये सब लाइट देख रहे हो, ये सब वैद्युत ही तो है। लेकिन यहाँ पर जो है ये लाइट जो है स्थिर आवेश नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, धारा प्रवाहित हो रही है कंटिन्यू। वो अलग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, धारा वैद्युत जिसमें बोलेंगे उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आपका दूसरा इकाई रहेगा, इसके बाद वाले जस्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो वैद्युत आवेश में सबसे पहले देखते हैं वैद्युत होती क्या है। भाई उसके बारे में जानना तो जरूरी है। बिजली बोल दे, बिजली तो किसी भी का नाम होता है, तो बिजली से ऐसा समझ में नहीं आएगा। वैद्युत होता क्या है, किसे कहते हैं, तो हम तो नहीं खोजे हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, अलग अलग जो वैज्ञानिक, देखो फिजिक्स जो होता है, साइंस जो होता है, विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान का ही एक पार्ट है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग मत दिया, उन्होंने ही इसको क्या किया है, खोजा है, पाया है और एक सिद्धांत दिया है, और एक पर्टिकुलर सिद्धांत के आधार पर ही उस नियम को आगे चलकर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत की खोज कैसे हुई थी, कैसे वैद्युत की खोज हुई थी। तो एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम मैं बता देता हूं, उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स, ठीक है, याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। और ये वैज्ञानिक ने क्या किया, एक पदार्थ की खोज की, ठीक है, और उस पदार्थ का नाम था, एक पदार्थ की खोज की, उस पदार्थ का नाम था आपका एम्बर, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमारे पास ये देखो, ये मार्कर है, ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है ना, ये भी तो खोज हुआ है प्लास्टिक, ठीक है। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, एक एम्बर नामक पदार्थ की खोज की, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही इस एम्बर नामक पदार्थ पर उन्होंने क्या किया, जैसे ये हमारे पास कपड़ा है, तो उन्होंने क्या किया, ऊनी कपड़ा या सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा या रेशमी कपड़ा, जैसे जैसे जिसमें रेशम के बाल होते, जैसे बिल्ली की खाल, बिल्ली में भी क्या होता है, रेशम के जैसे बाल होते हैं ना बिल्ली के, तो बिल्ली की खाल आदि चीजों को क्या किया, इस पदार्थ में क्या किया, उन्होंने रगड़ा। तो जैसे ही उन्होंने उस पदार्थ में रगड़ा और जैसे ही उसको क्या किया गया, जहां पास बहुत सारे धूल के कण थे उसके जैसे ही पास ले गया, वो क्या किया, वो छोटे छोटे कणों को, जैसे धूल के कण हो गए, आपके सूखे पत्ते हो गए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है, जैसे पक्षी हो गए, पक्षी के पंख भी टूट टूट के क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो वो भी उन्होंने क्या किया, वो अपनी ओर आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा, आकर्षित, ठीक है, याद रखिएगा, आकर्षित, आकर्षण करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि जैसे ही एम्बर नामक पदार्थ को जैसे ऊनी कपड़े से रगड़ा, ऊनी कपड़े से रगड़ने के बाद जैसे ही सूखे पत्ते कागज के टुकड़े के पास ले गया, तो वो क्या किया, एम्बर पदार्थ जो है वो जो सूखे कपड़े, जो सूखे पत्ते जो होते हैं, कागज के टुकड़े होते हैं, उसको क्या किया, उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। बस इतना ही उन्होंने देखा, उसको कुछ नाम नहीं दिया, ठीक है। तो ये कब किया था इन्होंने, 6वीं शताब्दी में किया था, ठीक है, हम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। कब हुआ था, 6वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद बहुत सारे कई साल गुजर गए, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। भाई खोज दिया ना, भाई अपना खोज दिया, तो हम क्या करें उसमें, तो किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में एक और वैज्ञानिक आया जो साम्राज्य एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक थे, और उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम गिलबर्ट। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, विलियम गिलबर्ट, ठीक है। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, देखो थेल्स ने तो बता दिया था कि एम्बर एक पदार्थ है जिसको ऊनी कपड़े से रगड़ने पर वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, हल्की वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। उन्होंने क्या किया, 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने इसको और आगे बढ़ाया। देखो पदार्थ में आकर्षण का गुण तो है, ठीक है, तो उन्होंने और पदार्थ की खोज कर डाली, और उसने जैसे कांच का टुकड़ा ले लिया, कांच में देखा उन्होंने आकर्षण, वही क्रिया, यहाँ पर जो क्रिया हुई थी वही क्रिया उन्होंने कांच में करके देखा, एमोनाइट में करके देखा, तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी आकर्षण का गुण पाया गया। इन्होंने और नए पदार्थ की खोज की जिसमें क्या था, आकर्षण का गुण पाया गया। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, 1646 ईस्वी में, ठीक है, 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, थॉमस ब्राउन, देखो आकर्षण का गुण एम्बर में है, उन्होंने थेल्स ने बता दिया था। गिलबर्ट ने और ऐसे पदार्थ की खोज की थी जिसमें भी आकर्षण का गुण था, वो उन्होंने विलियम गिलबर्ट ने बता दिया था। लेकिन इसकी वो जो आकर्षण का गुण है उसको क्या बोलते हैं, ये बताया हमको एक्चुअल में थॉमस ब्राउन ने बताया। थॉमस ब्राउन ने 1646 में, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये काम तो ये करके चले गए हैं भाई, काम ये करके चले गए, उसी काम को क्या किया, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसको एक नया नाम दिया, ठीक है। तो थॉमस ब्राउन ने क्या किया कि जब किसी पदार्थ को, चाहे वो कांच की छड़ हो, चाहे एबोनाइट की छड़ हो, चाहे
एम्बर की छड़ हो, उस पदार्थ को जब ऊनी कपड़े से या रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वो अपनी से हल्की वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो उसी आकर्षण के गुण को ही उन्होंने क्या बोला, वैद्युत कहा। याद रखिएगा, आकर्षण के गुण को ही उन्होंने क्या कहा, वैद्युत कहा। ठीक है, जिसको हम विद्युत भी बोलते हैं और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया, थॉमस ब्राउन ने। अर्थात अब इसकी परिभाषा पूछे आपसे तो बता सकते हो वैद्युत किसे कहते हैं, तो यहां से निकलेगा वैद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर वह अपनी सी हल्की वस्तु और छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्लियर है, क्या करता है भाई, आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें आकर्षण का गुण आ गया। अब आकर्षण का गुण अपने आप तो पैदा नहीं हुआ, कोई शंकर भगवान आके थोड़ी बोला है कि जाओ उसमें आकर्षण का गुण आ जा, नहीं आया है। आप कुछ ना कुछ तो काम किए हो ना भाई, क्या काम किए हो आप, क्या काम किए हो आप, उसमें घर्षण का काम किए हो। आप एम्बर पदार्थ ले लिए या एबोनाइट की छड़ ले लिए, उस एबोनाइट की छड़ को आप क्या किए हो, रगड़े हो, घर्षण किए हो, संपर्क में लाए हो, घर्षण कराए हो। घर्षण कराए हो तभी उसमें क्या हुआ, आकर्षण का गुण पैदा हुआ। तो ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, घर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है। याद रखिएगा, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, घर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है ये आकर्षण का गुण। इसी कारण इसको क्या बोला गया, घर्षण वैद्युत भी कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, क्या कहते हैं, घर्षण वैद्युत भी कहते हैं। मतलब स्थिर वैद्युत, मतलब वैद्युत को हम लोग क्या बोल सकते हैं, घर्षण वैद्युत कहते हैं। अब सिंपल परिभाषा जब आपके एग्जाम में पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है, वैद्युत किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर अपनी सी हल्की वस्तु या छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। ठीक है, और जिस पदार्थ में यह गुण आ जाता है, मतलब ये आ जाता है उस पदार्थ में हम बोल सकते, जैसे इसमें आकर्षण का गुण आ गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आवेशित हो गया। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि ये आवेशित हो गया, मतलब ये चार्ज हो गया। जैसे आप लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, उसको बिजली देते हो तो चार्ज हो जाता है, बैटरी फुल बताता है तो आवेशित हो गया, चार्ज हो गया। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया, आवेशित हो गया। मतलब जिस पदार्थ में यह गुण आता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, आवेशित पदार्थ बोलते हैं। और आवेशित पदार्थ को ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, विद्युतमय पदार्थ बोल सकते हैं, विद्युतमय पदार्थ। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिफाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युतमय पदार्थ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या आ गया, आकर्षण का गुण आ गया, मतलब वो उसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये जो था, अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे किसी पदार्थ को रगड़ने पर, जैसे ऊनी कपड़े से, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे कांच की छड़ हो, कैसे रगड़ने से वो अपनी आकर्षित करता है, ये वैज्ञानिक बता दिया, हम कैसे माने कि वैज्ञानिक बताया हो सही है कि गलत है। तो हम आपको करके दिखाते हैं कि ये एक्चुअल में सही है कि गलत। देखिए क्या, हम एक पदार्थ लेते हैं, कोई सा भी प्लास्टिक का पदार्थ ले लेते हैं, उस पदार्थ को प्लास्टिक की, जैसे ये मार्कर है प्लास्टिक की, वैसी प्लास्टिक के छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे, घर्षण कराएंगे। जैसे ही हम घर्षण कराएंगे, घर्षण कराने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे धूल के कण हो गए, ठीक है, कागज के टुकड़े, उसके पास ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो आकर्षित करता है कि नहीं। ठीक है, इन्होंने बता दिया जो वैद्युत होता है, मतलब ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो हम आपको करके दिखाते हैं। हम देखते हैं, देखो हमारे पास क्या है, ये प्लास्टिक की पाइप है जो आपको घर में यूज होता है, जहां पास हम लोग वायर वायर जो फिटिंग करते हैं वो प्लास्टिक की पाइप है। और ये हमारे पास तौलिया है जो आप लोग नहाने में यूज करते हो। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये जो रेशम के कपड़े से ही बना होता है, रेशम का नहीं है लेकिन ये ऊनी कपड़े से बना है, तो ऊनी कपड़े भी क्या करेगा, काम करेगा। अब हम इसको करके देखते हैं। ये प्लास्टिक की पाइप को हम क्या करते हैं, ये ऊनी के कपड़े से इसको अच्छे से क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, घिस देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से क्या करते हैं, घिस देते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, देख लो आप लोग, घर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। इसको अच्छे से हम जैसे घिसेंगे और जैसे इसको अच्छे से घिसने के बाद घर्षण होगा, घर्षण होने के बाद जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास देख रहे हो आप लोग, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके पास ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा। ये आप देख सकते हो, बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है। ये देखो चिपक भी गया। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या आ गया, आकर्षण का गुण आ गया। किसके कारण आया, घर्षण के कारण आया। और क्यों आया, घर्षण के कारण इसमें क्या आ गया, आकर्षण गुण आ गया। उसी को क्या बोला गया, वैद्युत कहा गया। और उसी वैद्युत को किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ये घर्षण के कारण उत्पन्न, अपने आप तो उत्पन्न नहीं हुआ। हम बोले क्या इसको कि आप चिपक जाओ इसमें करके, नहीं चिपका ना। ठीक है, ये घर्षण किए तब चिपका है ये। ठीक है, तो घर्षण के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घर्षण वैद्युत कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका वैद्युत किसे कहते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। और ये वैज्ञानिक जो बोले हैं वो झूठ नहीं बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं।
ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम आवेश किसे कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग वैद्युत तो बता दिए, अब देखते हैं आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश को समझने से पहले, सबसे पहले आवेश को आपको समझने के लिए आपको द्रव्यमान को समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो आवेश को समझने के लिए किसको समझना जरूरी है आपको? द्रव्यमान। जैसे हम कहां पर है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर है, मतलब हमारा एक क्या है? द्रव्यमान है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जब द्रव्यमान जो है पृथ्वी पर एक बल लगाता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो व्यक्ति जो है, वस्तु जो है पृथ्वी पर एक बल लगाता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। किस पर लगाता है? पृथ्वी पर लगाता है। तो भाई पृथ्वी भी तो उस वस्तु पर क्या लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि पृथ्वी का स्वयं का द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का स्वयं का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये अगर द्रव्यमान आपको समझ में आ गया तो आपको आवेश बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल कब उत्पन्न हो रहा है? द्रव्यमान के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान भौतिक का वह गुणधर्म होता है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, द्रव्यमान भौतिक का वह गुणधर्म होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है या गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करता है? प्रभाव का अनुभव करता है। क्लियर है? समझ में आया? द्रव्यमान भौतिक का वह गुणधर्म होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है या गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उत्पन्न करता है। या तो वो उत्पन्न करेगा या उसका क्या करेगा? अनुभव करेगा। सेम कंडीशन अप्लाई होता है आवेश पर। क्लियर है? किस पर अप्लाई होता है? आवेश पर। आवेश क्या करता है? आवेश भी क्या है? ये सब भौतिक के अंतर्गत पढ़े, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े। तो आवेश भौतिक का वह गुणधर्म होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है या उसके प्रभाव का क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र या फिर आप क्या बोल सकते हो? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आया? तो आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश भौतिक का वह गुणधर्म होता है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उत्पन्न नहीं करेगा तो उसके प्रभाव का क्या करेगा? वो अध्ययन करेगा। सेम जैसे कौन कर रहा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उसके प्रभाव का क्या कर रहा है? वो अध्ययन कर रहा है। सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया आवेश की परिभाषा। आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो आवेश किसे कहते हैं? आवेश भौतिक का वह गुणधर्म होता है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। इसको सरल भाषा में एक और परिभाषा में बता सकते हैं। ठीक है, इसको सरल भाषा में अन्य परिभाषा बोल सकते हैं या करके आप अथवा करके लिख सकते हो। एक अन्य परिभाषा सरल भाषा बोल सकते हो कि आवेश एक भौतिक राशि है, क्योंकि भौतिक के अंतर्गत पढ़ा तो एक प्रकार की भौतिक राशि है। और ये कौन सी राशि है मैं बता देता हूं, ये अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा, आवेश जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब 11वीं में आपने पढ़ा होगा भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां, उसके प्रकार सदिश राशि, अदिश राशि। तो ये उसी के अंतर्गत आता है। 11वीं का सिलेबस में आप देखिए फिजिक्स में। ठीक है, तो आवेश एक भौतिक राशि है, एक अदिश राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, अब अरिजीत सिंह नहीं है यहां पास, ठीक है, वो सिंगर है। ये अर्जित मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसे ग्रहण कर लेने पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय हो जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि वह पदार्थ क्या हो गया? आवेशित हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, जैसे आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं आपको भूख लगी है, बहुत जोर से क्या लग रही है? आपको भूख लग रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? खाना ढूंढोगे, खाना खाओगे, आपका पेट क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है, आपका पेट क्या हो जाएगा? पूरा तरीके से भर जाएगा। तो आप बोलोगे ना, अरे तृप्ति मिल गया, पेट भर गया हमारा। तो हम क्या हो गया? आप खाना खा लिया, अब नहीं खा सकते ना। तो उसी प्रकार आवेश को ग्रहण करने से क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी दूसरी परिभाषा भी बता सकते हो। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना जो है किस आधार पर दी जाती है? तो ये हमारा आवेश की संकल्पना। ठीक है, आवेश की संकल्पना कैसे दी जाती है तो मैं बताऊंगा आपको। आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये आगे भी पढ़ेंगे। तो आवेश की संकल्पना जो है कैसे दी जाती है उसको देख लो ध्यान से। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक तत्व ले लेते हैं। तो कोई सा भी तत्व ले लो, जैसे मैंने ले लिया यहां पर सोडियम ले लिया। क्लियर है? क्या ले लिया? सोडियम।
अब आप लोग सभी लोग जानते हो कि कोई भी तत्व जो होता है, जो अवयव जो होता है, उसके परमाणु क्रमांक, ठीक है, और परमाणु भार सभी को पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग 11वीं में, ठीक है, 11वीं में क्या वो 9वीं 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है और प्रोटॉन की भी संख्या है। तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 11 होंगे और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। क्लियर है? याद रखिएगा, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है बराबर होती है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। अब आप लोगों ने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा 2 8 1। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 11 है तो पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8 आ गया, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखे तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? अष्टक, देखो नाम से स्पष्ट है, अष्टक, अष्टक 8। तो अपने इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो लेकिन अभी इसके पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन और किसी से मांगेगा उधार, भाई दे दे मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन, मेरा भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, या तो क्या करेगा भाई, इसको ले लिया, मेरा 2 तो कंप्लीट है तो 2 ही कंप्लीट हो जाएगा, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इसको आसानी किसमें हो रहा? 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने में इसको क्या लगेगा? कम समय लगेगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? ये त्याग दिया, त्याग दिया मतलब दूसरे को दे दिया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। तो ये सोडियम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, सोडियम। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? पहले 11 थी, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। प्रोटॉन तो नहीं त्याग रहा है भाई, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है, तो वो 11 ही रहेगी। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, मतलब अब यहां पर देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, पहले 11 थी, अब प्रोटॉन की संख्या 11 थी, वो 11 ही है। मतलब इसमें कौन सा ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो +1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका +1। मतलब जब भी कोई पदार्थ 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन क्या? 1 इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या हुई? हानि होती है। ठीक है, तो जब भी कोई पदार्थ में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हानि होती है। 1 इलेक्ट्रॉन की हानि, हानि मतलब कमी भी बोल सकते हो आप लोग। 1 इलेक्ट्रॉन की हानि या कमी होती है तब उसे क्या बोलते हैं? धनावेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनावेश बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जब भी किसी पदार्थ में 1 इलेक्ट्रॉन की हानि होती है या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब उसे क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तब क्या कहलाएगा? ऋणावेश कहलाएगा। ठीक है, अब उसको समझने के लिए देखते हैं हम लोग क्लोरीन को लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। ठीक है, अब सेम कंडीशन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो उसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 17, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो भाई आसानी किसमें हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना भाई, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में क्या होगा? इसको आसानी होगा। तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कर रहा है? ग्रहण करेगा। ठीक है, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, मतलब इसमें 17 था वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोरीन जो है 17 था, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 17 थी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 थी, अब एक को ग्रहण कर दिया तो कितना हो गया उसके पास? 18 हो गया। लेकिन प्रोटॉन तो नहीं है ना, तो प्रोटॉन कितना है? 17 है, तो प्रोटॉन क्या रहेगा? 17 का 17 ही रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब यहां पर ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई, प्रोटॉन की संख्या 17 हो गई। 1 से अधिक है, किससे अधिक है? इलेक्ट्रॉन अधिक है, किससे? प्रोटॉन से 1 अधिक है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो -1 मतलब ये ऋणावेश।
ठीक है। तो जब किसी पदार्थ में, ठीक है, जब किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई भाई, ग्रहण किया, ग्रहण मतलब वृद्धि हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जब भी किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तब उसे कहा जाता है ऋण आवेश। यही आवेश के दो प्रकार है, धन आवेश और ऋण आवेश। सिंपल परिभाषा, जब किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, कमी होती है, तब उसे धन आवेश कहते हैं, और जब किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है या वृद्धि होती है तब उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर निकल रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो इसका एक कारण है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकल रहा है। तो यहां पास आप एक नोट करके लिख सकते हो कि इसका कारण है कि प्रोटॉन क्यों नहीं निकल रहा है। अब यहां पास हम देख सकते हैं कि आवेश की जो संकल्पना है, आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्लियर है, आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहे हैं ना भाई। देखो यहां पास एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया, यहां पास देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण कर लिया। भाई प्रोटॉन नहीं ले रहा है, एक प्रोटॉन ग्रहण नहीं कर रहा है, एक प्रोटॉन त्याग नहीं रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ही त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान हो रहा है, प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। इसका एक कारण है, पहला कारण जो है, देखना पहला कारण बहुत सिंपल होता है। पहला कारण क्या है, प्रोटॉन का जो भार जो होता है, ठीक है, प्रोटॉन का भार मतलब द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, 1837। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1837 गुना होता है। मतलब प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब आप ये बताइएगा, यहां पास हवा चल रही है तो मैं हल्की पत्ते को उड़ाऊंगा, ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, उड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो हल्का है। लेकिन अगर भारी चीज को मैं छोड़ तो भद से नीचे गिर जाएगा ना। ठीक है, तो भारी चीज क्या होता है, जल्दी से स्थानांतरित नहीं होता। तो प्रोटॉन का भार अधिक होता है, इसलिए वो क्या होता है, नहीं निकलता। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए वो क्या होता है, आसानी से बाहर निकल जाता है। क्लियर है। दूसरा कारण जो है, प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर जो होते हैं, तो प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर जो होता है प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा होता है। प्रबल नाभिकीय बल, याद रखिएगा इसको, दोनों पॉइंट को। प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा होता है। प्रबल नाभिकीय बल मतलब प्रबल, देखो नाम में इस पर प्रबल मतलब बहुत ही ज्यादा इसका बल है, बहुत भयानक खतरनाक बल होता है ये। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल जो है से जुड़ा होता है, जिसके कारण वो होता है बाहर नहीं निकल, टूट नहीं सकता आसानी से। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। दो कारण, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, और दूसरा कारण प्रोटॉन जो होता है प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, आपस में जुड़ा रहता है। इसी कारण जो होता है आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये धन आवेश ऋण आवेश तो बता दिया, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि और इसको प्रयोग करके कैसे बता सकते हैं कि धन आवेश किसमें आता है, ऋण आवेश किसमें आता है। ये तो हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की हानि से धन आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से ऋण आवेश आता है, लेकिन हम इसको प्रयोग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम देखेंगे। तो ये अगले क्लास में हम आवेश के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।